नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर मतलब हम आपको टेंस से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम टेंस से, ये सबके लिए है, 9, 10, 6, 7 मतलब सबके लिए है। नॉर्मल मतलब पढ़ा जाए तो सबके लिए है, ये खास करके 9, 10 के लिए है। लेकिन ये 6, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ सकते हैं। 12 तक ही पूरी टेंस में इसमें हम कवर करते हम चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। मतलब 6 से लेकर 12 तक की पूरी मतलब इसमें हम ग्रामर पढ़ा सकते हैं, एकदम छोड़ेंगे। तो ये आज हम शुरू करते हैं टेंस से। ठीक है, आप तो और बाकी कक्षाओं में कभी पहले भी पढ़े होंगे टेंस वगैरह। मतलब आज हम मतलब एक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से। और आज हम पढ़ाएंगे टेंस। मतलब टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, किसी मतलब काल के बारे में बात होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे मतलब इसका टेंस में मतलब क्या होता है? तो इसका क्या कह रहा है? टेंस में मतलब टेंस किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता, मतलब कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में बताता है। उसे हम टेंस कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में हम बोलें इसी को, तो टेंस शो द टाइम एंड एक्शन इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीट टेंस। मतलब टेंस हिंदी वाले हिंदी में समझे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे। मतलब लिखते चलेंगे, मतलब अपना एक नोट्स तैयार करते मतलब चलेंगे कि मतलब हम जो पढ़ेंगे उसको मतलब याद तो रखा नहीं, जैसे मतलब लिख के उससे समझ के मतलब समझा जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से। जो चीज़ नहीं समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी मतलब मेरी राइटिंग ना समझ में आए कुछ भी ऐसा, तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ही बताएंगे ना, आप ही लोग तो हैं कि मतलब आप बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है। टेंस शो द टाइम एंड एक्शन इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीट टेंस। मतलब टेंस किसी कार्य के समय या उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, वही टेंस कहलाता है। ठीक है, ये तो था टेंस की परिभाषा। अब इसके बाद अब बताते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मतलब समझे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप नोट करेंगे। अब लिखेंगे टाइप ऑफ टेंस। हेडिंग आती है टाइप ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। ठीक है, टेंस के प्रकार, टाइप ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करें टेंस के प्रकार की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चा, इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब भूतकाल। ठीक, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इसके अब बताऊं इसके, तो कहूँ कि प्रेजेंट के 4 बेटे, भूत के 4 बेटे, भविष्य के 4 बेटे, यानी कि 4-4 पार्ट इनके अब और होते हैं। यानी कि टोटल नंबर आप करें तो 4 12 टेंस होते हैं इनके अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस होते ही हैं 3 प्रकार के। लेकिन टेंस के प्रकार के अंदर अगर इनके पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगर सिंगल पूछता है कोई कि हाँ प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं, तो इनके 4-4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4-4। तो 4 × 3 कितना होता है? 12, यानी कि कुल 12 होते हैं। अब हम इसको 12 टेंस को एक एक करके हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको एक मतलब स्ट्रक्चर में ही समझ जाएंगे कि हाँ उसको एक शॉर्ट तरीके से याद कैसे रखा जा सकता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर बना के अभी हम बता देते हैं कि कैसे, और उसके बाद हम डीपली इसको हम पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अब बता रहे हैं। स्ट्रक्चर आता है पहला आता है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। ठीक, यहाँ पे आ गया पास्ट टेंस, यहाँ पे आ गया फ्यूचर,
ठीक। टेंस के प्रकार कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी इसी को हम बताए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने कितने पार्ट होते हैं? इसके कितने पार्ट हो गए? 4, ठीक। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसी तरह पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसी तरह फ्यूचर का आई बात समझ में। फ्यूचर का पहला होता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये था स्ट्रक्चर कि टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं? 4 प्रकार, अरे ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा?
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इनके कितने कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है स्ट्रक्चर इसका, कि इसको आसान तरीके से ऐसे मतलब याद रखा जा सकता है। जैसे मतलब आप अगर एक टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट के अगर 4 भाग आपको याद है तो आपको कुछ ध्यान देना ही नहीं है। इसमें एक ट्रिक यही है कि बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट है, तीनों में सेम है ना, इंडेफिनिट 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 सेम। देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जैसे आप अगर सोचेंगे कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग, ना कि इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश रट्टा मार के कभी पढ़ी नहीं जाती है, अगर पढ़ रहे हैं तो आप फिर भूल जाएंगे, आज रटेंगे कल भूलेंगे, आज रटेंगे कल भूलेंगे। तो इसलिए इसको रटने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। क्या दिमाग है? यही कि प्रेजेंट टाइप ऑफ टेंस 3 प्रकार, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार होते हैं। मैंने बताया प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, 3 काल होते हैं। अब इसके अंदर आते हैं प्रेजेंट के 4 भाग, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तीनों में ऐसे ही चलते हैं। और एक एक करके अब हम इनको पूरा डीपली पढ़ते चलेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कैसे पहचानेंगे, इसको हम डीप में जब पढ़ेंगे तो सब हम पहचानेंगे और इसकी परिभाषा लिखते चलेंगे। आप ऐसे नोट कॉपी बनाएंगे तो उस पर आपको हमेशा के लिए मतलब आप एक बार 6 से पढ़े हैं तो 6 में पढ़ लिए तो 12 तक यही काम देगा, ना कि कुछ नया टीचर बताएगा, कुछ होता ही नहीं है, बस सब बार बार रिपीट होता है। हाँ कुछ नए वर्ड आ जाते हैं, जैसे नए एग्जाम्पल आ जाएंगे, नए कुछ संशोधन होता है तो आ जाता है, लेकिन ये नियम नहीं चेंज होगा, जो बन गया वही रहेगा, हमेशा हमेशा पढ़ना पड़ेगा। 6 से लेकर 12 तक आनी ही चाहिए सबको। तो अभी तो स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा डीप में पढ़ेंगे कि कुछ भी ना छूटे। एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे, आप बस ध्यान दीजिए कि होता क्या है। हेडिंग पहली रहेगी प्रेजेंट टेंस। इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, पहले की होती क्या है कि होता है इसका परिभाषा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, तू, ते, है, हूँ, हाँ इत्यादि आता है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, पूरा एक जैसे वाक्य लिख दूँ, वह जाता है, या दूसरा वाक्य राम घर जाता है। ये एक पूरा वाक्य है, वाक्य बोले तो एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस का मतलब होता है कि एक पूरा, जब तक वाक्य पूरा ना हो जाए, मतलब आधा अधूरा नहीं कि वह जाता, मतलब ये जाता है हटा दें तो ये पूरा हुआ नहीं हुआ, क्यों? ये पूरा गलत काटा जाएगा, ये टेंस होगा ही नहीं, मतलब नहीं बना सकते इसको, क्योंकि ये ना पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब आगे है क्या चीज़। मतलब वह जाता मतलब कहाँ जाता, तो ये
पास्ट में जाएगा, ठीक, वह जाता, तब समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट में आएगा ही नहीं। तो इसको समझा जाता है, अगर है, ये है लगने से पूरा हो रहा है ना, अजीब नहीं लग रहा है कि वह जाता है, मतलब जाता है, पता नहीं है कि इसमें प्रेजेंट में यही होता है कि काम जारी रहता है, कुछ पता नहीं चलता है कि हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ रहता है, यही तो बात है इसमें। प्रेजेंट में काम जारी रहता है, पास्ट में हो चुका रहता है और भविष्य में होने वाला रहता है। इसको हम इस तरह आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझ के, और ये हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है कि वह जाता है। तो इसमें कुछ कंफर्म हुआ नहीं, ये एक पूरा वाक्य यानी ये एक पूरा सेंटेंस है। इसमें क्या कह रहा है, राम घर जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि राम जाता है या राम घर है तो गलत हुआ, राम तो घर है ही नहीं, राम घर है, तो ये वाक्य बना नहीं बना, तो यानी ये वाक्य बनेगा ही नहीं ऐसे। तो ये पूरा एक वाक्य है। तो अभी इसको बताऊंगा कि कैसे बनेगा, और इसको एक एक चीज़ बताने के बाद आपको समझ में, मेरे यहाँ समझाने का मतलब इसको ये था कि मैं यहाँ लिखा क्या हूँ, याद करने का आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझना कैसे है कि यहाँ लिखा क्या गया है परिभाषा में। जिस हिंदी वाक्य के, यानी ये पूरा वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है। अब इसके वाक्य के क्रिया, यानी क्रिया क्या होती है, जो उसमें काम हो रहा है, राम क्या कर रहा है, राम घर जाता है, यानी कि उसका जाना क्या है, काम है, क्रिया है, क्या है, क्रिया। क्रिया कैसे पहचानते हैं, मतलब उसमें आप जब 2 बार टेंस को पढ़ेंगे, मतलब आपको थोड़ा पहले अजीब लगेगा, आप एकदम नहीं जानते, जीरो लेवल पे हैं, आपको एकदम जीरो से एकदम हीरो तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप थोड़ा इस पे ध्यान देंगे तब। कहने का ये है कि जैसे होता क्या है कि राम घर जाता है, तो इसमें राम का काम क्या है, राम घर जाता है, राम घर जाता, जाना उसका काम हुआ ना, घर नहीं हुआ कि राम का काम घर है, घर तो उसका वो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। राम जाएगा तभी तो घर पहुंचेगा ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि राम पहले काम क्या करे, जाएगा तभी तो घर पहुंचेगा। तो इस तरह हम अर्थ निकाल के इसको हम समझ सकते हैं ना, कि आप, कुछ लोग होते हैं कि नहीं राम घर जाता है, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं इसमें क्रिया तो घर है, राम तो घर ही जा रहा है ना, तो इसमें क्रिया घर नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि राम पहले, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि राम कर क्या रहा है पहले, तो तुम बोलोगे जाता है। राम अगर घर हटा दूं तो राम क्या कर रहा है, जाता है, तभी तो पहुंचेगा ना घर। तो फिर इस तरह होता है बेटा, नहीं कि क्रिया तुम ये घर मान लो और इस पे घर को हाउसेज लगा दो, तो फिर टेंस गलत हो जाता है। इस तरह समझो और तब करो। तो राम पहले काम क्या है, जाना, जाएगा तभी तो घर पहुंचेगा, वो तो पहुंच रहा है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह हम तर्क करके क्वेश्चन निकाल के हम इसको समझते हैं। क्रिया को इसी तरह पहचानी जाती है हमेशा, हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण में भी पहचानते हैं ऐसे ही, और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसे ही पहचानते हैं क्रिया को, ठीक है। तो ये हमें यहाँ यही समझाना था कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, देखो यहाँ जाता है, ता आया ना, तू, ते, है, हूँ, हाँ इत्यादि आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता क्या है, अभी आप एकदम टेंस बनाने लगेंगे, चुटकियों में गिन के, देखते ही आप कहेंगे कि यही होगा ही, तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग आती है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य, ठीक है। पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, इंटरगेटिव पढ़ेंगे, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, ऐसे मतलब 5 भाग इसके अंदर और पढ़ेंगे, क्योंकि डीप में पढ़ना है हमको, ना कि एक भी चीज़ छूटी रहे। नहीं, अब इसमें आप 6 में है, एकदम लिख के दे रहा हूँ, 12 तक की कोई ग्रामर अगर पढ़ा रहा है कहीं पर भी, आप खुद उसको पढ़ा सकते हैं, एकदम लिख के दे रहा हूँ, कहीं से नहीं छोड़ूंगा। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ सकते हैं, कोई मतलब जो छूटा है, जिसका मैं अक्सर देखता हूँ कि 12 तक कोई ग्रामर पढ़ा ही नहीं रहता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या नियम क्या होता है, रूल। इसमें कोई इसकी परिभाषा नहीं होती है कि हाँ परिभाषा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है साधारण वाक्य, रूल अब आता है इसके अंदर, रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, यानी आएगा क्या, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, ये SUB लिखा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा लिख देता हूँ, SUB JECT, सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
क्या आता है, VERB वर्ब प्लस वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस, यस या यस प्लस उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बचा है OBJECT। ये है साधारण वाक्य का नियम। साधारण वाक्य का नियम यही है बेटा। इसको हम समझते कैसे हैं, साधारण वाक्य मतलब इसको हिंदी में अगर कहें तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया में क्या जोड़ते हैं, यस या यस, उसके बाद हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। बात समझ में आई, ठीक। ये रहा हिंदी, ये रहा इंग्लिश, लेकिन हम ज़्यादातर अभी हम हिंदी बता रहे हैं शुरू में, लेकिन अब हर जगह मतलब अधिक से अधिक हम इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हिंदी अच्छा उतना लगता नहीं। लेकिन आप ये चीज़ अगर जान रहे हैं ना थोड़ा सा, अभी बता दे रहा हूँ, कर्ता क्रिया कर्म। कर्ता किसको कहते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी कि जो उसमें काम कर रहा है, वाक्य में पूरे काम करता है उसको कर्ता, काम कर रहा है। जैसे राम घर जाता है तो उसमें राम क्या है, करता है, राम ही तो जाता है ना, तो वो कर्ता हो गया। वर्ब क्या हुआ उसका, जाना, जाना उसका क्या हो गया, क्रिया, और क्रिया में क्या जोड़ते हैं, यस या यस। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक। यही होता है कर्ता क्रिया कर्म। क्रिया में यस या यस जोड़ के बताते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभी पहले ही वही लिख देते हैं, वह जाता है, वह जाता है। ये क्या है, एक साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है, हाँ, आप भी कहोगे हाँ। तो वह जाता है, तब वहाँ का, वह का ये नहीं लिख देंगे कि क्या लिख देते हैं, वह, यहाँ पे वह कोई भी हो सकता है, सी भी मतलब सी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फीमेल की बात नहीं हो रहा है क्योंकि अगर जाता है तो मेल की बात हो रही है। अगर जाति लगाते था तो फीमेल हो गई, तो यहाँ पे वह का होता है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाता है तो ही, जाना का क्या होता है, गो, गो। अभी इसमें क्या जुड़ेगा, यस या यस, क्यों जुड़ेगा उसको भी बता रहा हूँ, यस या यस, यहाँ पे यस जुड़ेगा, क्यों, ही गोज, है का मतलब ही होता है गो, यानी कि जाता है। इस पूरे का अब क्या बना, गो, गो, और क्रिया में हमने क्या जोड़ दिया, यस या यस। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म, तो कर्म का यूज कहाँ हुआ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं ना, कहाँ आया ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है कि किसी और के द्वारा, मतलब और के द्वारा मतलब किसी ऑब्जेक्ट, मतलब समझ रहे हो। कि अभी एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। तो सीता क्या बनाती है, अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, अगर इसमें हमको क्या मतलब, अगर हमको इसमें जानना है कि क्रिया क्या है, क्रिया अगर जानना है कि हमको इसमें क्रिया कहाँ पे है, तो क्वेश्चन करेंगे पहले कि सीता क्या करती है, खाना बनाती है। तो पहले बनाएगी तभी तो खाना पकेगा ना। शुरू करना क्या हुआ, बनाना, उसका क्या होगा, क्रिया। क्रिया हमेशा अधिक से अधिक है, इस है के साथ जुड़ के आती है, लास्ट के वर्ड से ही जुड़ के आती है, ना कि इस बीच में क्रिया रहती है। वो रहती है कब, आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो भी बताएंगे कि कैसे रहती है वो क्रिया, बीच में भी आती है क्रिया। जैसे वो जब सेंटेंस हमारा कभी बड़ा बड़ा दिखता है ना, जैसे आता है हमको लिटरेचर लिखने के लिए, कभी कहानी पे अगर हमको पूरा बनाना हो तो इसी तरीके से बनाया जाता है, वो बीच में क्रिया आती है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, सीता, सीता का तो सीता, और नेम आ रहा है तो नेम तो नेम लिख देंगे। बनाना का क्या होता है, मेक, MEKE मेक, और उसमें क्या लग जाएगा, अब इसमें MEKE मेक्स, मेक्स हो गया। क्या, खाना, खाना का क्या होगा, मेक्स, बनाना का मेक, फूड, फूड माने खाना, या पूछो, मतलब कब ऐसा यस लगाएंगे, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। सीता मेक्स फूड, सीता खाना बनाती है। ये तो हो गया कि हमने जान लिया कि नहीं ऑब्जेक्ट हमारे में क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, क्या, खाना। ये हमारा क्या है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। खाना मत, फूड माने भोजन भी होता है, खाना होता है, और जो अंदर है वो तो अंदर ही है, ठीक। कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है। अब यस या यस कब जोड़ते हैं, ठीक है।
तो हमारे कितने वॉवेल्स होते हैं, हम शुरू में पढ़े होंगे बचपन में कि हमारे इंग्लिश वर्ड में 26 वर्ड होते हैं, जिसमें से 5 वर्ड होते हैं वावेल, और कितने होते हैं कॉन्सोनेंट? 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन तो आप पढ़ के ही आए हैं, छोटी क्लास से हम 1-2 से पढ़ते आते रहते हैं कि हाँ 26 वर्ड होते हैं, ABCD, मतलब आप समझ रहे A to Z तक 26 वर्ड होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं। वो 5 वावेल क्या होते हैं? पहले देख लीजिए, A I O U E, ये क्या है? वावेल है, यानी कि स्वर। ये क्या है? स्वर हैं। और इसको छोड़ के बाकी सब व्यंजन होते हैं। आप समझ रहे हैं? ये इन सभी के 5 वर्ड को छोड़ के 21 वर्ड जो भी आते हैं, ठीक, वो सब व्यंजन होते हैं। तो यस इसमें क्या जोड़ेंगे? जब हमारा वावेल से लास्ट में हमारा क्या, कि जब हमारा मतलब वर्ब जो है, वर्ब अगर हमारा आता है बीच में और उसको जब हमारा ख़त्म हो रहा है वर्ब जो यस इन किसी भी वर्ड पे, यानी AIOU, जैसे अगर हमारा मैंगो आ गया, अभी बता रहा हूँ मैंगो, देखो यहाँ पे GO लास्ट में ख़त्म क्या हुआ है? गो, ओ आया, यानी कि स्वर इसमें है। तो स्वर में हम क्या लगाएंगे? ES, स्वर के साथ हम ES जोड़ते हैं और व्यंजन के साथ केवल हम ES जोड़ते हैं। बात समझे? ये हम जब सिंगुलर प्यूलर पढ़ते थे उसको सब हम पढ़ाएंगे, मतलब 10 से शुरू किए हैं, खैर बीच से, लेकिन हम इसको पढ़ाने के बाद और बाकी चीज़ें छोटी छोटी लेवल की, मतलब आप बेस को भी थोड़ा हम पीछे ले चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम यहाँ से शुरू किए हैं तो नहीं, यहीं पे हम सिंगुलर प्यूलर नाउन प्रोनाउन वगैरह सब एकदम डिटेल में देखते रहेंगे आगे तक। तो जो AIOUE जो है क्या है? ये स्वर है। अगर ये हमारा वाक्य जो लास्ट में अगर स्वर से ख़त्म होता है तो उसमें हम ES जोड़ते हैं, और अगर हमारा व्यंजन पे ख़त्म होता है तो S जोड़ते हैं। ये ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाहते हैं, समझा देते हैं कि कैसे। गीता आम खाती है। गीता आम खाती है, तो गीता क्या करती है? आम खाती है। तो क्या करेंगे? गीता, खाना का क्या होता है? ईट, EAT, ईट। अब इसमें हमारा क्या खत्म हुआ? टी, यानी कि क्या है? लास्ट में टी है, तो एस क्यों जो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? एस, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। तो हमने पहले ही बताया कि कॉन्सोनेंट से अगर हमारा वर्ब खत्म हो तो वहाँ पे एस जोड़ेंगे। गीता ईट्स मैंगो, MANGO, ठीक, ये नहीं कि कहेंगे कि आम खाती है तो गीता मैंगो ईट्स, तब उल्टा हो गया ना, ठीक। पहले उस खाएगी तभी तो आम अंदर जाएगा ना, ये तो नहीं कि पहले आम को ले लिया है तब खाएगी, ऐसा नहीं मत समझेंगे, ठीक है। गीता ईट्स मैंगो, गीता आम खाती है, ठीक। ऐसे 3 हमने पढ़ लिए इसके सिंपल से। अब आता है इसका, ठीक है। अब आप जान गए कि यस या यस कब जोड़ते हैं, और ये रूल को आप हमेशा याद रखेंगे। रूल हमें ये रूल से ही पता चलेगा। अगर रूल से एक भी आप नहीं याद है तो आप सेंटेंस का किसी भी वाक्य को नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे कर देंगे और गलत हो जाएगा पेपर में, और उस पर नंबर नहीं मिलता है। ग्रामर में यही तो बात है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, अगर गलत हुआ तो गलत हो गया, सीधी सी बात। सीता मिक्स फूड है, उसमें मेक में MAKE है, लास्ट में E है, तो हाँ तो हो गया, यस आप जोड़े, तो डबल ई नहीं जुड़ता है ना, यही तो बात है ना, डबल ई नहीं जो हो गया ना, वही सीता क्या था? सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है, खाना बनाती है। ये एक डाउट आया कि एक स्टूडेंट को कि सीता खाना बनाती है, तो आपने सर लिखा कि लिखा मैंने सीता मेक फूड। अगर इसको आप पढ़ रहे हैं मेक, तो इसको मेक्स भी तो पढ़ सकते हैं। ES तो बीच उठा है ना, लास्ट में दिख क्या रहा है? ES नहीं दिख रहा है, फिर बात तो ही है ना। लास्ट में मेक है तो उसके लास्ट में वोवेल है ना, कहाँ? MAKE।
फिर वावेल है ना। हाँ, तो अगर उसके बाद हम आप अगर हाँ ये आप कह रही है कि लास्ट में क्या है MAKE है, तो फिर एक ES क्यों नहीं जुटा, यही ना। हाँ, क्योंकि डबल ई नहीं जुटता है, क्योंकि ऑलरेडी एक ई आया ना उसके साथ, तो एस जोड़ के हम बना सकते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो सकता है। ये आप जब पढ़ेंगी क्या सिंगुलर नंबर पिगुलर नंबर, उसके अंदर बताया जाता है कि जब लास्ट में ई से खत्म हो, वो स्वर से कोई वर्ड खत्म हो, तो ऐसे ही होता है ना कि आप जब वॉवेल से खत्म हो तो फिर यस जोड़ेंगे। वावेल से खत्म हो तो नहीं, जैसे हमारा वावेल क्या मतलब जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा, यस या ईएस, तो हमारा जब वावेल ई लास्ट में खत्म हुआ तो एस जोड़ देंगे ना, तो हो गया ना ईएस। ये कहने का मतलब है ना कि आप उसमें कंफ्यूजन होके डबल ई जोड़ के ईएस तो मेकेस हो जाएगा, फिर वो तो सही नहीं हुआ ना। फिर मैंने क्या बोला कि मेक में हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, वावेल आना चाहिए। वावेल क्या आया, ई आया, ई आया, तो हमने बोला कि ई अगर वावेल से ख़त्म होता है मतलब होता है तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। तो ई एस जोड़ने के लिए ये थोड़ी ना कि हम डबल कह रहे हैं ई एस, ई आया तो एस जोड़ के हमारा काम हो जाता है वहीं पे, ना कि हम इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाएं, तब वहाँ पे गलत हो जाता है। ये आप डाउट अगर आ रहा है तो सिंगुलर नंबर पिंगुलर नंबर उठा के जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, पूरा डाउट वहीं से क्लियर होता है। ठीक, हाँ क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। अब आता है इसमें निगेटिव सेंटेंस, दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट में ही निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE यानी निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अगर जिस हिंदी बच्चे को नहीं आ रहा है निगेटिव का मतलब, तो नकारात्मक वाक्य होता है बेटा, ध्यान रखना। नकारात्मक मतलब नहीं वाले वर्ड, ठीक है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का मतलब वाक्य, और सेंटेंस तभी बनता है जब तक कि पूर्ण सेंटेंस हो, तब उसी को सेंटेंस कहते हैं, ना कि बीच में अधूरा रहे और उसको हम सेंटेंस मान के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब इस नकारात्मक वाक्य क्या हम क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे। पहला रूल क्या होता है इसका कि इसमें भी पहले सब्जेक्ट आता है। अब हम पूरा मतलब इंग्लिश नहीं लिखेंगे कि पूरा सब्जेक्ट लिखें, आप SUB सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HELPING हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है और नकारात्मक वाक्य मतलब क्या होता है। आपके मन में बहुत सारे डाउट आए होंगे, अब उसको एक एक करके हम क्लियर करेंगे। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि नहीं वाले वाक्य, जैसे वह घर नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह नदी में नहीं नहाता है, वही ऐसे मैं बहुत सारी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको एक PDF में बना के, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया पहले आप लिख लोगे कि सहायक क्रिया होती है नकारात्मक वाक्य के नीचे डू या डज, DOES डज, इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज, ठीक है। अब इसको डू या डज को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बेटा ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं मतलब अब जैसे आप अभी तो 6 मतलब जो 6 से लेकर 12 तक हैं तो ये ऐसे ही बताया जाता है, लेकिन आप जब तैयारी करने जाएंगे ना तो बेटा ये नहीं बताया जाता कि नहीं डू या डज, ऐसे आपको वो जानते हैं ना कि आप पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले आपको बताते चलता हूँ दोनों चीज़ें कि कहीं कहीं आपको देखेंगे किताबों में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, ना कि डू या डज। बहुत जगह लिखा भी रहता है, लूसेंट वगैरह में लिखा भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम और भी किताबें पढ़े हैं उसमें नहीं लिखा रहता है। तो मैं भी सोचा पहले कि नहीं हेल्पिंग वर्ब, और आप बाद में बीच में देखते थे कि डू डज आता है, तो ठीक है ये हेल्पिंग वर्ब यही होती है कि जो हमारे इस बनाने को इसको हेल्प करती है वाक्य को, ठीक। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है इसका होता है इसका नियम। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, जैसे राम घर नहीं जाता है। नहीं क्या है, नकारात्मक वाक्य में क्या आता है,
नकारात्मक वाक्य में यही आता है कि बीच में आपको नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नकारात्मक वाक्य में नहीं रहेगा। तब हम उसको समझते हैं कि यह नकारात्मक वाक्य है। तो इसकी सहायक क्रिया के साथ बनाएंगे और आपको टेंस भी साथ में पहचानते रहना है कि वह घर नहीं जाता है। क्रिया के अंत में क्या है? जाता है। तो राम घर नहीं जाता है, तो क्या लिखेंगे? राम। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज। अब इसमें डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे? एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर नंबर और पिंगुलर नंबर होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि एक वचन बोले तो इसमें सिंगुलर नंबर, यस आई एन, इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ, SINGULAR सिंगुलर नंबर, NUMBER सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज, DOES डज। और पिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? PULURAL। स्पेलिंग गलत है, PLURAL पिंगुलर नंबर यानी कि नंबर यानी बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। किसका? डू का। ये एकदम ध्यान रखना बच्चा, नहीं तो फिर गलत हो गया, फिर फंस गए, तुम्हारी दिमाग यहीं फंस गया। यही तो बात है कि कुछ चीज़ें छोटी छोटी मैं यहाँ पे सब बताते चल रहा हूँ साइड में, आप ध्यान दे रखते रहना, इस चीज़ को नोट रखते रहना कि हाँ कैसे नोट करना है। एकदम साइड में आप नोट कर सकते हो, नहीं तो इसके नीचे ही नोट कर सकते हो कि डू किसके साथ प्रयोग करते हैं और डज किसके साथ। एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ क्या लिखते हैं? डज। और बहुवचन के साथ क्या लिखते हैं? डू। ठीक है, ये एकदम भूलना नहीं है। अगर आपने एक वचन के साथ डू का प्रयोग कर दिया तो पूरा सेंटेंस पूरा गलत। ठीक है, हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ लगा है भाई? कहाँ लगाए हैं बताइए ना। यार एक्चुअली नंबर था है मेरे में, आदर्श लिख के सेव था, मैं कंफ्यूज था किसका है, तो लगा के चेक कर रहा था। भाई 93 69 48 22 52 नंबर पहचाना लगता है। हाँ भाई आदर्श बोलना, बोलो। मुझे भी पता है यार, नाम से सेव था ना, आदर्श लिखा था, बट कंफ्यूज कौन किसका है। कहाँ आदर्श पे नाम तुम तो कौन हो? तो अपना नाम बताओ मुझे। छोड़ो यार, रॉन्ग नंबर कोई होगा, ऐसे ही चलो ठीक सेव है हो यार। गया होगा। ठीक है, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के साथ क्या लिखते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राम। अब यहाँ पे क्या है? एक वचन और बहुवचन कैसे जानेंगे? इसमें राम एक वचन में है। कैसे? आपने पहले पढ़ा होगा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन को अभी मैं बता दूंगा इसके बाद कि एक वचन में क्या आता है, बहुवचन में क्या आता है। राम एक वचन आता है। नेम अभी मैं वो भी लिखवा देता हूँ। सिंगुलर नंबर क्या होता है, पिंगुलर नंबर क्या होता है। राम एक वचन है तो क्या लगेगा? डज, DOES डज। डज के बाद तुरंत नॉट। लेकिन एक चीज़ इसमें मैंने मेंशन नहीं की है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लिखा जाता है। नॉट, ठीक, यहाँ पे। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। मैं इसको भी मिटा के सही कर दे रहा हूँ। पहले मतलब आप ये ना, मतलब नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेंशन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी यूज होता है, यहीं पे लिख देता हूँ NOTE, नॉट। नॉट मतलब नहीं। राम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज की हेल्पिंग वर्ब के मैंने बात क्या लिखा है? नॉट। उसके बाद क्या आता है? मैंने वर्ब। राम क्या करता है? जाने का काम करता है, तो राम डज नॉट गो। ठीक, गो। फिर कहाँ जाता है? अपने द्वारा जाता है, टू हाउस। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि गोज क्यों नहीं हुआ। सबके दिमाग में ये आ रहा होगा गोज क्यों नहीं हुआ। नकारात्मक वाक्य में चाहे वो वावेल पे ख़त्म हो, चाहे वो किस वावेल पे ख़त्म हो या चाहे कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो, वहाँ पे यस नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। रूल में हमारा यही है बेटा।
इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। रूल के हिसाब से चलना, ना कि हम अपना थोड़ा पहले हम यस यस जोड़ते थे और फिर हम इसमें यस यस जोड़ के बनाना शुरू कर दें, तो फिर आप फिर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो फिर ये ध्यान रखिएगा, वो सिंपल वाक्य के लिए यस यस जोड़ना है, ना कि नकारात्मक में, ठीक। तो इस तरह हम लगाएंगे। अब आप सोचेंगे यार टू के लिए राम के द्वारा जाया जा रहा है ना, मतलब जा तो राम रहा है, तो कहाँ जा रहा है, टू हाउस, ठीक है। तो ऐसे ये टू, ये क्या है, वह चाय नहीं पीती है, ठीक है। तो वह चाय नहीं पीती है, ठीक है। तो वह का क्या होता है, पीती है। यानी भी आप कहोगे कि मैं यहाँ पे ही क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे गर्ल की बात है, पीती पहले ही पता चल गया, क्रिया में क्या लिखा गया, पीती। तो यहाँ पे सी हो जाएगा बेटा, ना कि ही लिख देना तुम पेपर ऊपर में, ठीक है। सी, चाय नहीं पीती है, तो मैंने क्या कहा, सी क्या है, लड़की है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो लड़की एक वचन है, लड़की एक वचन है, तो डच का प्रयोग होगा, DOES डच। नॉट, पीना का क्या होता है, सब तो कहते हैं ड्रिंक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक होगा, डज नॉट टेक, TAKE, टेक, TEA। अब आप सोचेंगे कि टेक क्यों लग गया, टेक मतलब तो लेना होता है, समझ रहे हैं आप, क्रिया में मतलब सोचोगे कि टेक मतलब तो लेना होता है। सर नहीं, आपने तो यहाँ तो गलती कर दी, नहीं आपने तो यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, ये आप सोच रहे होगे, ठीक है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखो कि चाय को हम लोग एकदम पीते नहीं हैं ना, मतलब कैसे पीते हैं, चुस्कियाँ लेके पीते हैं, मतलब धीरे धीरे उसको, मतलब एक एहसास में पीते हैं कि नहीं मेरी जीभ जल जाएगी, तो उसको हम लेते हैं, ना कि एकदम पानी की तरह घटाघट पी जाते हैं, नहीं। वो तो ठंडी चाय कोई पीता नहीं है, जिसको पसंद हो तो पीता हो, लेकिन ठंडी चाय को पीना नहीं कहा जाता, चाय तो गर्म ही पी जाती है और उसको लिया जाता है, ना कि पिया जाता है। तो यहाँ पे टेक होता है, कहते हैं हिंदी में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश वर्ड कुछ और ही बनता है उसका, तो टेक होता है, टेक माने लेना होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी टी की बात होगी, मतलब चाय की बात होगी, तो वहाँ पे टेक लगेगा, ना कि ड्रिंक लगेगा। ड्रिंक मतलब लगता है वाटर के लिए, फ्रूट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लगता है, जो हम पीते हैं घटर वो, ना कि जो हम लोग लेते हैं, ठीक। तो यही हमारा निगेटिव तो अभी फिलहाल अभी समाप्त करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव प्लस निगेटिव नॉट, 3 चीज़ें, और भी कल इसको पूरा ख़त्म करेंगे तो इंडेफिनिट ख़त्म होगा। इसी तरह कंटिन्यूअस वगैरह सब पढ़ेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।